इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी ऑफ योर सब्जेक्ट्स रिविजन, आप उसी सब्जेक्ट का इंडिविजुअल रैपिड रिविजन कोर्स ले सकते हैं if you don't want to go for the full rapid revision course. But this rapid revision course has helped a lot of students consolidate their knowledge in the last days. So आप भी इसे यूज़ करिए एंड रिवाइज करिए एंड ट्राई टू कंसोलिडेट योर नॉलेज, ताकि आपका जो रिटेंशन है वो भी बढ़े एंड यू आर एबल टू अप्लाई वॉट एवर यू हैव रेड इन द एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. नाउ आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो जियो साइंटिस्ट और CDS के पेपर में आए हैं. नो यूपीएससी डायरेक्टली तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, बट फर्स्टली ये एक रिविजन एक्सरसाइज हो सकता है. सेकेंडली समटाइम्स द थीम्स और द टॉपिक्स दे रिपीट, नॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस बट थीम्स और topics. So it's a good way to revise. I'll try to keep this video short. We will be discussing 20 to 25 questions in this video. आपका जो भी स्कोर है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, and if you want more such sessions do tell me in the comments. Now starting with the first question. अब ये match the following है. आपको नेचुरली अकरिंग एसिड्स दिए गए हैं और उनका सोर्स दिया गया है. नाउ यू हैव टू मैच मेथेनोइक एसिड विच इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला HCOOH रहता है, एक कार्बन. सिट्रिक, टार्टरिक और ऑक्सैलिक इज रिलीज्ड और द सोर्सेज ऑफ देम आर विच ऑफ दीज. सो यू कैन एक्चुअली make you can pause the video and mark the answers right away. So the correct answer here is A. Now I'll tell you, methanoic acid or formic acid is released by ant sting. तभी ना आपको अगर कोई कीड़ी काट जाती है तो स्टिंग करता है, इट इज़ एडवाइजेबल टू अप्लाई अ बेसिक सब्सटेंस टू न्यूट्रलाइज इट. वैसे भी उसका बहुत लोकलाइज्ड रहता है, बट उसको भी अगर आपको फास्ट ट्रैक करना है तो आप एक बेसिक सब्सटेंस लगा सकते हैं. सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन. टार्टरिक एसिड, टैमरिंड. ठीक है, टार्टरिक एसिड इज योर टैमरिंड एंड ऑक्सैलिक एसिड इज योर टोमेटो. ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो. So these is just a list. You can actually take a screenshot or just read it once कि इससे मिलता जुलता अगर कोई question आ जाए आपका गलत ना हो. Then next question is regarding adaptations, right? Which of the following adaptive characteristics of organism is correct? Mammals in colder climates have shorter ear and limbs. In polar seas, seals tend to have thinner layers of fat below their skin. Plants in deserts tend to have broader and elaborate leaves. In higher altitudes, the production of RBCs in human body decreases. तो इसका क्या आंसर होगा? अगेन आप पॉज करिए और अपना आंसर मार्क करिए. द करेक्ट आंसर इज ए. इसको इनफैक्ट ना हम एलन रूल भी कहते हैं. कोल्डर एरियाज में जो मैमल्स और बर्ड्स हैं उनके काउंटर पार्ट्स इन वार्मर एरियाज है ना, जो कोल्डर एरियाज में मैमल और बर्ड्स मिलते हैं वो बल्कियर होते हैं. दैट इज़ बेसिकली वाई आर दे बल्की, बिकॉज दे नीड टू हैव स्मॉलर और लेसर सरफेस एरिया कंपेयर टू द वॉल्यूम सो दैट द हीट लॉस इज रिड्यूस्ड. तो अब जो मैमल्स और बर्ड्स बल्की होते हैं पोलर एरियाज में कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स इन द वार्मर एरियाज, इसको बर्गमैन रूल कहा जाता है. एलन रूल होता है मैमल्स के जो ईयर्स हैं, जो लिम्स हैं वो छोटे होते हैं, अगेन सरफेस एरिया कम, हीट लॉस कम, और इसे एलन रूल कहा जाता है. अब जो सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? नो, दे हैव अ थिकर लेयर ऑफ फैट. ठीक है, ताकि हीट लॉस रुक सके. ठीक है, इसको ब्लबर भी कहते हैं, ब्लबर. देन प्लांट्स इन डेजर्ट्स हैव either they have spines or they have narrower leaves, right? ताकि जो इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस हैं वो कम हो सके. तो ये भी गलत हो गया. हायर ऑल्टीट्यूड्स में एयर थिन होती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो RBCs ज़्यादा होते हैं, ताकि हीमोग्लोबिन है जो RBCs में जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे उसका अमाउंट बढ़ जाए. So we have more RBCs, more hemoglobin. That is why the people at the higher altitudes also have a little redness to their skin. Also, the other important thing is the binding capacity of the hemoglobin with oxygen that decreases, ताकि hemoglobin जल्द से जल्द ऑक्सीजन सेल्स को दे और सेलुलर रेस्पिरेशन हो सके. तो ये अडेप्टेशन है हायर ऑल्टीट्यूड्स पे ह्यूमंस की. अब प्रोडक्शन कम तो नहीं होती, RBCs की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, लेकिन
हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी विद ऑक्सीजन वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये हम देखते हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अडेप्टेशन ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स। जीरोफाइट्स होते हैं, जीरो मतलब बहुत कम पानी, तो ड्राई एरिड एरियाज में यू हैव जीरोफाइट्स। अब उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही है। पहला, डेवलपिंग थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीव सर्विसेज, ओपनिंग स्टोमेटा ओनली ड्यूरिंग द डे, हैविंग फोटोसिंथेटिक रूट्स, ग्रोइंग लीव्स ओनली ड्यूरिंग विंटर। तो ये भी आप पॉज करिए और इसका आंसर मार्क करिए। अब इसका भी जो सही आंसर है ना, दैट इज ए। क्यूटिकल थिक होने का पर्पस यही है कि जो वाटर है, जो इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉसेस हैं वो कम हो जाए। तो एक वैक्सी लेयर होती है लीव्स के ऊपर जो वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देती। सो दिस इज करेक्ट। देन दे ओपन देयर स्टोमेटा, एक अडेप्टेशन है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो अपना स्टोमेटा रात को खोलते हैं, ठीक है। स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। वो रात को खोले ताकि ट्रांसपिरेशन का लॉस कम हो जाए। दिन में बहुत गर्मी है, ज़्यादा होगा पानी का लॉस, तो वो स्टोमेटा ही रात को खोलते हैं, ठीक है। सो ये जो प्लांट्स हैं इनको कैम्प प्लांट्स कहा जाता है। क्रेसुलेसी एंड एसिड मेटाबॉलिज्म, इट इज़ अ टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस विच अकर्स इन दीज प्लांट्स। देन इनमें फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है। लीव्स तो स्पाइन की फॉर्म में है ईटीएल कम करने के लिए, स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है, रूट्स नहीं, तो ये गलत हो गया। एंड ग्रोइंग लीव्स ड्यूरिंग विंटर, नो, दे एक्चुअली शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ताकि पानी कंजर्व कर सके, तो ये भी गलत हो गया। देन म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल्स, mycorrhiza, fungi and roots of higher plants, lichen fungi and photosynthetic algae, pollination, muster, flower and honeybees. Now we all know म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज़ का फ़ायदा होता है। इट इज़ एन इंटरैक्शन जिसमें दोनों स्पीशीज़ का फ़ायदा होता है। लाइकन में आपके पास एल्गे और फंजाई है। एल्गे फोटोसिंथेसिस करेगा, फंजाई न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करके एल्गे को देगा, और एल्गे फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फंजाई को देगा। दिस इज लाइकन। लाइकन्स ऑल्सो इंडिकेट सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, तो इंडिकेटर स्पीशीज़ में है। लाइकन्स आर ऑल्सो द पाइनियर स्पीशीज़। वो स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज दे कैन ग्रो इन एरियाज जहाँ पे सॉइल भी नहीं है, रॉक्स पे भी वो ग्रो कर सकते हैं। देन अगर इस एल्गे को हमने हायर प्लांट्स के साथ, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ रिप्लेस कर दिया, सो दिस बिकम्स माइकोराइजे। माइको इज फंजाई, राइजे इज रूट्स। सो यहाँ पर भी वही है, फंजाई पानी और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करके हायर प्लांट्स की रूट्स को दे रहा है, और प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फंजाई को दे रहे हैं। अब माइकोराइजा ना डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर करने में भी यूज़ होता है, क्योंकि पीएच ऊपर नीचे है सॉइल का, पानी कम है। माइकोराइजे के जो फंजाई हैं वो पानी भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दे आर वेरी एडवांटेजेस देयर। एंड थर्ड इज पॉलिनेशन। सिंपल एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनेशन, जो फ्लावर है उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पोलेंस ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एंड जो बीज है उनको नेक्टर मिल जाता है जिसे वो हनी बना लेते हैं। So the correct answer is 1, 2 and 3, that is C. Then Neff analysis. Neff is a word which is related to clouds. So अगर हम इन options में से देखें, so it is related to cloud analysis. Neff is related to clouds, so Neff analysis is cloud analysis. Then again a very simple question. कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1987 में टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ODS? ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया गया था? क्योटो, मॉन्ट्रियल, नगोया, कार्टेगेना। कैन यू जस्ट मार्क योर आंसर? द करेक्ट आंसर इज मॉन्ट्रियल। क्योटो तो UNFCCC के अंदर आता है, क्लाइमेट चेंज के लिए था, 1997 में आया था। डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी एमिशंस कट डाउन करनी थी, लीगली बाइंडिंग था। मॉन्ट्रियल इज फॉर ODS, नो इट इज अ लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल टू वियना कन्वेंशन। Nagoya and Cartagena are under Convention on Biological Diversity. Nagoya and Cartagena. Cartagena is जो हमारे पास लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को लेकर है कि वो बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब ना करें, एंड नगोया इज फॉर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग अंडर CBD. सो द करेक्ट आंसर इज मॉन्ट्रियल। एंड वी ऑल्सो हैव अ किगाली अग्रीमेंट अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओजोन डिप्लीशन के लिए नहीं काम करता, बट इट एक्चुअली बेसिकली हुआ क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हमने HCFCs को रिप्लेस कर दिया था HFCs से, है ना।
ना. अब HFCs ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस तो नहीं है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. तो किगाली अग्रीमेंट आया अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो HFCs को फेज आउट करने के लिए है. सो किगाली इज नॉट पर से फॉर प्रिवेंटिंग ओजोन डिप्लीशन, बट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के जो रिप्लेसमेंट थे HFCs उनको फेज आउट करने के लिए, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं. राइट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? नाउ दिस इज रिगार्डिंग UV. UVB radiation damages DNA but do not cause mutation. Cornea in human eyes absorb UVB radiations. Correct बताना है आपको. UV radiations of wavelength greater than UVB are completely absorbed by the Earth's atmosphere. UVB radiations may be useful to treat snow blindness. Again, try to pause and attempt this question. UV हमारे पास 3 हैं, UVC, UVB and UVA, जिसमें से C का मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है एंड लीस्ट वेवलेंथ है. एंड दीज आर कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड बाय द स्ट्रेटोस्फेरिक और द गुड ओजोन. UVB पार्शियली आता है, ठीक है, और UVB का भी अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो, जैसे हायर ऑल्टीट्यूड्स में ज़्यादा एक्सपोजर होता है, सो दिस इज ऑल्सो डैमेजिंग. It can also cause cancer. And A is completely reaches the surface of the earth. It has the least amount of energy, least amount of frequency and maximum wavelength. So C को आप C for cancer से कर सकते हो, और अगर ये DNA को डैमेज करता है, इतनी ज़्यादा इसमें एनर्जी है, तो ये completely absorb भी हो जाता है. ठीक है, that is how you remember. अब इसके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, UVB रेडिएशंस डैमेज DNA बट डू नॉट कॉज म्यूटेशन, ये तो क्या ही सेंस बनी. DNA भी डैमेज करता है, म्यूटेशन भी कॉज करता है. अगर कोई DNA एज सच डैमेज नहीं करा तो वो UVA है, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है उसमें. वो टैनिंग और फाइन लाइंस आपको दे सकता है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं है. कॉर्निया इन ह्यूमन आईज अब्जॉर्ब UVB रेडिएशंस और हमें इट कैन ऑल्सो लीड टू ब्लाइंडनेस. राइट, सो दिस इज करेक्ट. देन UV रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन UVB. ठीक है, अगर वेवलेंथ ग्रेटर है UVB, सो दे आर कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड. अब वेवलेंथ ग्रेटर UVB की UVA है, वो तो अब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं होती, वो तो सारी प्लैनेट पर आती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई. UVB रेडिएशन मे बी यूजफुल टू ट्रीट स्नो ब्लाइंडनेस. अरे ये तो स्नो ब्लाइंडनेस करता है हायर ऑल्टीट्यूड्स में, इसको कहते हैं फोटो कैरेटाइटिस. अब ये जो है ना, यही यहाँ पर है, कॉर्निया अब्जॉर्ब कर लेगा and you will develop snow blindness. It will damage the cornea, it can permanently damage it or it can temporarily damage it. तभी जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं ना higher altitudes में, they wear those UV goggles to prevent the exposure to UVB because that can lead to snow blindness. Normally it heals also, but it is dangerous. Photokeratitis. ठीक है, तो ये तो यहाँ पर इसी की बात करें कि कॉर्निया अब्जॉर्ब कर लेते हैं and it leads to snow blindness. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. So the answer is B. Then, which of the following organisms ingest dead organic matter and digest internally and absorb the nutrients? Detritivores, saprotrophs, both detritivores and saprotrophs, chemotrophs. तो इसका क्या आंसर है? अब जो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं इंटरनली, दोज आर detrivores, है ना. और सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? फंजाई एंड बैक्टीरिया. ये ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कंप्लीट करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को कंप्लीट करते हैं. राइट, और ये क्या करते हैं? ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो बाहर जाता है, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है. कुछ ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी एनवायरनमेंट में रह जाता है टू कंप्लीट द साइकिल. जो डेट्रीवोर्स है वो ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में ही चेंज कर रहे हैं. डेट्रीवोर्स के एग्जाम्पल है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में सी कुकुम्बर विच इज एन इकाइनोडर्मेटा, कोरल्स के पास मिलता है. सी कुकुम्बर कॉन्जर्वेशन रिजर्व भी है आपका लक्षद्वीप में. टेरेस्ट्रियल में हमारे पास एग्जाम्पल है अर्थ वॉर्म, वुड लाइस, डंग बीटल्स, मिलीपीड्स, है ना. दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डेट्रीवोर्स. सैप्रोट्रॉप्स आर फंजाई एंड बैक्टीरिया, बोथ ऑफ देम कम अंडर डिकम्पोजर्स. राइट, सो द आंसर इज ए ओनली. The ability of corals to make their skeletons primary depends on calcium carbonate skeletons. It depends on temperature, pH, carbon dioxide concentration, salt concentration. Again a concept that you need to know because it's simple application.
तो अगर आपने ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में पढ़ा है तो आप देखते हो ना, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन वाटर में भी बढ़ती है, राइट। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू कंबाइन विद वाटर टू गिव यू H2CO3 which is going to break into H positive and HCO3 negative. This is going to increase the ocean acidification और decrease the pH. और जब ocean acidification होता है तो corals अपने shells नहीं बना पाते, तो उससे आप relate कर सकते हो कि pH is something जो corals को अपने skeleton नहीं बनाने देता, right? So the correct answer is B. तो corals के लिए ना global warming और ocean acidification दोनों twin evils हैं, ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन उसे अपने स्केलेटन्स नहीं बनाने देगी, ग्लोबल वार्मिंग कोरल ब्लीचिंग कर देती है, राइट। अभी फोर्थ मास ग्लोबल मास ब्लीचिंग चल रही है, राइट। तो दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है कोरल्स के लिए। देन इकोसिस्टम्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट नहीं करेक्ट, इनकरेक्ट, दे आर नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, nutrient cycling supplies inorganic nutrients, energy flow in ecosystems mostly rely on sunlight, ecosystems support community of organisms. अब अगर आपको बेसिक भी नॉलेज है इकोसिस्टम्स की तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि वो सेल्फ सस्टेनिंग तो होते हैं, खुद ब खुद ही तो चल रहे हैं, तो इनकरेक्ट में पहला स्टेटमेंट आ गया। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का तो पर्पस ही ये है ना कि अगर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन रहा है थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट भी हो रहा है थ्रू डीकम्पोजर्स, सो दिस एक्चुअली हैपन्स थ्रू न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, है ना। और एनर्जी कहाँ से आती है? फोटोसिंथेसिस से। तो जितने भी एनर्जी फ्लो है ना इकोसिस्टम में, वो शुरू फोटोसिंथेसिस से होता है, तो वो एनर्जी सन से ही तो आ रही है, सन से ही तो एनर्जी फ्लो स्टार्ट होता है ना। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, सन की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो आगे सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे जाती है, 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाती है, जैसे लिंडेमैन लॉ ऑफ 10% भी कहा जाता है। तो ये भी गलत है, और सॉरी सही है। देन दे सपोर्ट कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना। इकोसिस्टम्स होते क्या है? जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन हो रहा है आपस में विद द फिजिकल एनवायरनमेंट सच दैट प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एनर्जी एक्सचेंज इमर्ज। तो ये भी हमारे पास सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। देन the global temperature and carbon dioxide concentration for the last 8 lakh years was reduced mainly from fossil fuel, tree annual rings, ice coring in tropical mountain peaks, ice coring in Antarctic plateau. आपने टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पिछले 8 लाख सालों की कहाँ से रिड्यूस की है? इसका करेक्ट आंसर है आइस कोरिंग इन अंटार्कटिक प्लेटो, बिकॉज वहाँ पर ना कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दोज टाइम्स इज ट्रैप्ड, so you can actually reduce the age and the level from those. So ice coring in the Antarctic plateau is the correct answer. फिर ना बर्ड सुसाइड्स के लिए कौन सी जगह जानी जाती है? ठीक है, दिस इज इन असम, दिस इज इन असम। कैन यू गेस? सितंबर और नवंबर के बीच में मूनलेस नाइट्स पे दे कोलाइड विद एन ऑब्जेक्ट एंड दे डाई। ठीक है, जटिंगा में। जटिंगा इज अ विलेज इन असम विच इज नोन फॉर दीज मिस्टीरियस बर्ड सुसाइड्स। जटिंगा इन असम। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स अ स्पीशीज यूनिक एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, इट्स रोल एंड पोजिशन इन द स्पेशियल हैबिटेट्स एट अ गिवन टाइम? राइट, व्हाट इज द आंसर? नीश। नीश इज द फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, राइट। So the answer is ecological niche. Then next है, ये NCERT से है, जब पैरामीसियम कॉर्डेटम और पैरामीसियम ओरेलिया कल्चर किए जाते हैं टुगेदर, तो पैरामीसियम कॉर्डेटम इट डिसअपियर्स। इसको क्या कहते हैं? नीश एक्सपेंशन, नीश रिप्लेसमेंट, कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अडेप्टिव रेडिएशन। तो अगर आपने हमारे साथ कोर्सेज किए हैं, इन्वायरमेंट आपने पढ़ा है स्लीपी पे, तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा। This we discuss in interspecies और interspecific interactions, है ना, उसमें हम पढ़ते हैं बायोटिक interactions में, competition में। So this is competitive exclusion principle. वो ये कहता है कि दो species if they are competing for the same resources, they cannot coexist forever. एक species extinct होगी, खत्म होगी, है ना, इस केस में chordatum, unless they develop resource partitioning, which is niche differentiation, जो हमारे wobblers में देखी जाती है। Then कौन सी species है जो disproportionately affect करती हैं ecosystem dynamics को? Can you mark the answer? Again very simple, keystone species. Keystone species
एक आर्च में कीस्टोन की तरह है, अगर वो कीस्टोन उस आर्च से निकल जाएगा तो आर्च भी नहीं बचेगी। उसी तरह से कीस्टोन स्पीशीज अगर इकोसिस्टम से निकल जाएंगे तो वो इकोसिस्टम वैसा नहीं रहेगा। हो सकता है इकोसिस्टम ही खत्म हो जाए, हो सकता है इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे सी ऑटर्स को कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है, या सी मैमल्स। और अगर सी ऑटर्स डिसअपियर हो जाएंगे तो सी अर्चिन्स का नंबर बहुत बढ़ जाता है। वो केल्प्स पे फीड करते हैं, केल्प्स को खत्म कर देते हैं, उनको उस एरिया को अर्चिन बैरन भी कहा जाता है, एंड इट लीड्स टू इकोसिस्टम कोलैप्स। ठीक है, सो कीस्टोन स्पीशीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन एंडेमिक प्लांट कौन सा है? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, नेपेंथस कासियाना, लैंटना कमारा, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। अब इसमें आपसे एंडेमिक पूछा गया है नेपेंथस खासियाना। इनफैक्ट इट इज एंडेमिक टू द खासी हिल्स। इट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, बट दे आर आल्सो फोटोसिंथेटिक। अब नेपेंथस खासियाना इज एन एंडेमिक प्लांट, राइट। जो बाकी तीन है, बाकी तीन आर योर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा बन्नी ग्रासलैंड्स खत्म कर दिया, विलायती किक्कड़। लैंटना कमारा ऑर्नामेंटल प्लांट्स, अगेन प्रोटेक्टेड एरियाज में फैल गया है, हर्बी वॉर्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं। वी ऑल्सो हैव मिशन लैंटना विच इज बीइंग कैरिड आउट इन सज्जनगढ़ इन राजस्थान, राइट। तो ये सब है। पार्थेनियम अगेन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, तो बाकी तीन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है। देन रामसर साइट्स कौन सी स्टेट के साथ करेक्टली मैच नहीं है? खिजाड़िया गुजरात, रुद्रसागर त्रिपुरा, बकीरा सिक्किम, हैदरपुर उत्तर प्रदेश। देखो रामसर साइट्स 89 है, कुछ और नहीं पता होगा, ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी रामसर साइट कौन सी स्टेट में है। 89 है सबसे ज्यादा, 20 तमिलनाडु में, 10 यूपी में। अब इसमें खिजाड़िया इज इन गुजरात, रुद्रसागर इज इन त्रिपुरा। सिक्किम में अभी 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पे सिक्किम में पहली रामसर साइट अनाउंस की गई है, खेचड़ियो पालरी, विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ फुट, a lake in the form of a foot at higher altitude 1700 मीटर्स की, जो कि ऐसा बोला जाता है कि जो तारा है जेटसन डोल्मा, फीमेल बोधिसत्वा का फुटप्रिंट है। उसको विश फुलफिलिंग लेक भी कहा जाता है। उसके पास एक केव है जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि शिवजी ने मेडिटेट किया था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो सिक्किम में यू डोंट हैव बकीरा, बकीरा इज इन यूपी अलॉन्ग विद हैदरपुर, सो दिस इज नॉट इन सिक्किम। झारखंड एंड सिक्किम गॉट देयर फर्स्ट रामसर साइट्स जस्ट अभी, झारखंड में उद्वा लेक और सिक्किम में खेचड़ा पालरी, तो ये पता होना चाहिए। देन कौन से बायोजियोकेमिकल साइकिल सेडिमेंट्री हैं? दो तरह के होते हैं, सेडिमेंट्री और गैशियस। रेजर्वॉयर अगर लिथोस्फेयर में है तो सेडिमेंट्री, गैशियस अगर रेजर्वॉयर एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर में है तो गैशियस। अब यहाँ पर कार्बन का रेजर्वॉयर, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन का 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन अगेन एटमॉस्फेयर, फॉस्फोरस, सल्फर योर सेडिमेंट्री। सो योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी। देन नेचर रिजर्व्स, नेचर रिजर्व्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दे प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, दे शुड बी ऑलवेज स्मॉल, अ सर्कुलर रिजर्व इज बेटर देन अ लॉन्ग स्ट्रिप, सेवरल रिजर्व्स मे बी कनेक्टेड बाय कॉरिडोर्स। नेचर रिजर्व वही है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करते हैं। अब ये भी लॉजिकल है, इसमें अगर आप स्टेटमेंट देखो कि दे शुड ऑलवेज बी स्मॉल, डज इट मेक एनी सेंस? सो दैट इज इनकरेक्ट। बाकी सही है, सर्कुलर रिजर्व इज ऑलवेज बेटर देन अ लॉन्गर स्ट्रिप, or longer strip can be in the form of corridors which connect various nature reserves. Then Species Survival Commission of the IUCN conferred the Harry Mazel Award, किनको मिला है ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं यूपीएससी। अब ये मिला है तालुकदार, ठीक है। इनको मिला है वन हॉर्न राइनोसरस की कंजर्वेशन के लिए, अरियानक के साथ ये एसोसिएटेड है असम में। तो वन हॉर्न राइनोसरस इंपॉर्टेंट हो जाता है, IUCN स्टेटस वनरेबल शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स अपेंडिक्स 1 में। इनफैक्ट असम में मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वन हॉर्न राइनोसरस इंडिया और नेपाल में ही मिलता है। असम में मेजॉरिटी पॉपुलेशन है और वो भी काजीरंगा में, ठीक है। बाकी यूपी में भी मिल जाता है आपको, दुधवा में भी मिल जाता है, बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज इन काजीरंगा। Then अब ना in Germany the date when new leaves open on horse chestnut trees is recorded since 1951. कौन करता है ये? So these are seasonal biological events और उसकी स्टडी की जाती है फेनोलॉजिस्ट द्वारा, इनके द्वारा seasonal biological events. Then CDS से 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। सलाल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? चिनाब, झेलम, नुब्रा, श्योक।
न्यूज़ में भी है अभी ये, तो पता होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज चिनाब। इनफैक्ट ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत बनाया गया था। और रन ऑफ द रिवर ना नॉन कंजम्पटिव वाटर यूज़ के लिए था इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, कि आप पानी नहीं यूज़ करोगे इसका, आप इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, तो रन ऑफ द रिवर था। अब क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में है तो इंडिया इसको बंद कर रहा है, रोक रहा है, एंड देन इट रिलीजेस विच इज़ नोन एज फ्लशिंग, जो इंडिया कर रहा है। पहले पाकिस्तान से शेयर करना होता था इन्फॉर्मेशन, अब नहीं कर रहा। सो दैट्स डिफरेंट थिंग, वी शुड बी नोइंग सलाल इज लोकेटेड ऑन चिनाब। देन which of the following tributaries of Indus River does not originate in the Himalayas? Gilgit, Gomal, Hunza and Zaskar. So इसका भी आंसर है गोमाल। गोमाल सुलेमान हिल्स पे ओरिजिनेट होती है अफ़गानिस्तान रीजन में, ठीक है, अफ़गानिस्तान एंड वेस्टर्न पाकिस्तान रीजन में। बाकी 3 हिमालयन और ट्रांस हिमालयन रीजन में ओरिजिनेट होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस आर इम्पॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग देम, राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखेगा। और हमारा मैप्स का कोर्स भी है जिसमें आप जल्द से जल्द मैप्स को रिवाइज कर सकते हैं, स्पेशली IR और जोग्राफी, स्पेशली वो मैप्स जो न्यूज़ में है। इट्स अ वेरी शॉर्ट कोर्स, इट्स नॉट अ लॉन्ग कोर्स। करंट अफेयर्स में जो मैप्स प्लेसेस इन न्यूज़ रहे हैं उसकी रिविजन के लिए है। और अगर आप कंप्लीट RRR विथ टेस्ट लेना चाहते हैं तो हमारा RRR प्लस आप ले सकते हैं। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए 1800890303 पे आप कॉल कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड, थैंक यू सो मच।